हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि मीन्स सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की पार्ट 2 वीडियो में हम सभी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इसकी पहले की क्लास पार्ट 1 में हम सभी इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं, बेसिक थ्योरम्स को पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है, निम्न में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, ये बताना है कौन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो इसमें यहाँ पर 4 उत्तर दिए, जिसमें से पहला उत्तर दिया वायु में ध्वनि तरंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंग वायु में ध्वनि तरंग होती है। प्रकाश किरणें आपकी विद्युत चुंबकीय हैं, अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय है और औरक्त लाल विकिरण भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती हैं। तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग में कौन सा आंसर आएगा? वायु में ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण में आपने पढ़ा भी है, वायु में ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें संपीड़न और विलयन बनता है, क्रमागत संपीड़न और विलयन बनता है। तो चलिए इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? तो दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता? यानी अनुप्रस्थ तरंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर होगा? पहला यहाँ पर दिया हवा में औरक तरंगे, निर्वात में औरक तरंगे, स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे। तो स्प्रिंग से खींचकर छोड़ देने पर उत्पन्न तरंग ही आपका अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में यह गमन नहीं करता। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करेगा। स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ का नहीं। और आपसे पूछा है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता। क्या करता है? नहीं करता है, पूछा है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे इसका आंसर हो जाएंगी। ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया हुआ है? तो प्रश्न संख्या 3 दे रहा है, निम्न में से किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? सबसे कम होती है किसकी होती है? तो आंसर होगा सी, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की आवृत्ति इन चारों में से सबसे कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 दिया है, सरल लोलक L व T के बीच ग्राफ होगा। तो सरल लोलक L और T के बीच में आपको ग्राफ बताया गया है इसके पार्ट 1 वीडियो में, जिसमें आपने देखा था L x अक्ष पे बनाएं और T y अक्ष पे खींचें, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ मिला था वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हुई थी। कैसी रेखा प्राप्त हुई थी? सीधी रेखा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? L और T के बीच में कैसा ग्राफ मिलेगा? एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे वीडियोस के लिंक और सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से इसमें से आप इस वीडियो को देखकर पार्ट 1 को और अच्छे से इस वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 5 आपका दे रहा है, एक तरंग की आवृत्ति कितनी है? 120 हर्ट्ज है। कितनी है आवृत्ति? यन दिया है 120 हर्ट्ज। ठीक है, आगे दे रहा है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकेंड हो, v बराबर कितना दिया हुआ है? 480 मीटर पर सेकेंड। तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तरंग दैर्ध्य क्या होगी? लैम्डा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। v बराबर सूत्र होता है एन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन एन। और v का मान कितना दिया हुआ है? 480 मीटर पर सेकेंड। और आवृत्ति यन कितना दिया है? 120। तो इसको सरल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 48 आपका कट जाएगा 4 बार में। तो आंसर क्या जाएगा? 4 मीटर। क्या आएगा? 4 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया 4 मीटर। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न आपका दिया है, दो तरंगों की आवृत्तियाँ क्या हैं, दो तरंगों की आवृत्तियों में एक संबंधी दो का अनुपात है। यानी क्या दिया हुआ है, n1 संबंधी n2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, n1 संबंधी n2 दिया हुआ है। इनके आवर्त कालों में अनुपात क्या होगा, आवर्त काल में अनुपात क्या होगा, t1 संबंधी t2 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा है। क्या सूत्र है, क्या होता है, n बराबर 1/t होता है। ठीक है, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/t1। ठीक है, तो t1/t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1/t2 इज इक्वल टू आ जाएगा n2/n1। कितना आएगा, n2/n1 हो जाएगा। ठीक है, t1/t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n2/n1। तो n2 और n1 का अनुपात आपको दिया है। ठीक है, n1 और n2 का अनुपात आपको दिया है एक संबंधी दो। तो n2/n1 कितना हो जाएगा, 2/1, यानी कि इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 2/1। किसका, t1 संबंधी t2 का। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था, t1 संबंधी t2 पूछा था, आंसर आ चुका है 2/1। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 2/1। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया 2/1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं, कहाँ पर बन सकती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ बनेंगी, ज्ञात होगा आप लोग को, बताया गया है। अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ बनती हैं, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर, जल में नहीं बनती, जल के तल पर, और ठोस में बनती है। वायु में नहीं बनती, वायु गलत हो गया, जल पर बनती हैं, जल के तल पर, तो ये सही है, और जल में गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, जल के तल पर, यानी द्रव के तल। जल क्या होता है, द्रव होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ बनती हैं, ठोस में और जल के तल पर बनती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे बनेंगी ठोस में और जल के तल पर, केवल लगा हुआ, इसके अलावा कहीं नहीं बनेंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो कौन सी नहीं है, पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। पराश्रव्य तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया, पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। याद रखिएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रोसेकेंड है। आवर्तकाल कितना दिया, टी बराबर 0.05 माइक्रोसेकेंड है, माइक्रोसेकेंड दिया है। तो इसकी आवृत्ति क्या होगा, इसकी आवृत्ति होगी, कितनी होगी। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 आवर्तकाल, n बराबर क्या होता है 1/t। ठीक है, तो 1/, क्या होता है t, 1/t लिख देते हैं, और 1 के प्लेस पर 1 लिख देते हैं, और t का मान दिया हुआ है 0.05, 0. क्या है 0.5, और माइक्रो सेकेंड है, तो माइक्रो सेकेंड को आपको सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की घाते -6 लिखेंगे। -6 ऊपर जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा 10 की घाते 6 बटे में 0.05। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 100 बटे में 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 को 5 से भाग देंगे 20 आएगा, दशमलव हटाएंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे, 1.00 लिखकर दशमलव हटेगा, बटे में 0.05, 0.05 हो जाएगा। तो दशमलव हटेगा, 100 बटे 5 गुणे 10 की घाते 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 500 को काट देगा 20 बार में, तो आंसर आएगा 20 गुणे 10 की घाते 6। ठीक है, दशमलव हट गया, 5 से 100 कट गया 20 बार में, तो 20 गुणे 10 की घाते 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आवृत्ति बराबर, तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा
20 गुणे 10 की घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड। 20 गुणे 10 की घाते 6 कंपन पर सेकेंड। कंपन, आवृत्ति हमेशा कंपन में आता है, कंपन प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में चाल आता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न संख्या 10 आपको दे रहा है, यदि प्रकाश तरंग की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड और आवृत्ति 5 गुणे 10 की घाते 14 साइकिल प्रति सेकेंड हो, यानी चक्कर प्रति सेकेंड हो। तो साइकिल मतलब चक्कर से है, कितने चक्कर लगाता है, कितने चक्कर घूमता है, तो उसको साइकिल भी लिखा जाता है। साइकिल पर सेकेंड हो तो तरंग दैर्घ्य होगी। तरंग दैर्घ्य क्या होगी ये आपको बताना है। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर, अभी आपने सूत्र देखा है क्या होता है, v/n। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, v/n होता है। v का मान कितना दिया हुआ है, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड, तो v के स्थान पर लिख देते हैं। आवृत्ति n बराबर कितना दिया हुआ है, 5 गुणे 10 की घाते 14 दिया हुआ है, तो इसको आप 5 गुणे 10 की घाते 14 लिख लीजिए। अब 3 को 5 से भाग दे दीजिए और 10 की घातों को सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 को तो 5 से भाग दे देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो पहले दशमलव हम लोग थोड़ा सा बदल लेते हैं, तो 30/5 हो जाएगा, तो गुणे 10 की घाते 7 हो जाएगा। तो चलिए पहले लिख देते हैं 30/5 गुणे 10 की घाते 7 और बटे में 10 की घाते 14। ठीक है, तो 5 से 30 कट जाएगा, क्या भाग जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, तो क्या जाएगा 6 और गुणे में 10 की घाते 7 माइनस 10 की घाते 14 बराबर 10 की घाते -7 हो जाएगा। ऊपर जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और पहले से +7 दिया हुआ है, -7 14 कितना हो जाएगा -7। तो कितना आंसर आ गया, 6 गुणे 10 की घाते -7 मीटर। ठीक है, -7 मीटर। तो कौन सा आंसर सही है, 6 गुणे 6 तो सभी है, लेकिन कौन सा, -7 वाला। तो 6 गुणे 10 की घाते -7 मीटर, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 11वां आपका दे रहा है, वायु में 2 तरंगों की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यानी पहली तरंग दैर्ध्य n1 तरंग दैर्ध्य लैम्डा से लिखेंगे λ1, और दूसरी तरंग दैर्ध्य λ2 का अनुपात आपको दिया हुआ है। इन तरंगों की आवृत्तियों n1 और n2 का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, आवृत्तियों n1 n2 का अनुपात पूछ रहा है। तो माध्यम में, वायु में, यानी माध्यम नहीं बदल रहा है तो उसकी चाल क्या होगी, वही होगी। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा n1 λ1 बराबर n2 λ2। ठीक है, चाल नहीं बदलती है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य बदलेगी, चाल नहीं बदलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n1 संबंधी n2 बराबर, यानी n1 बटे n2 बराबर हो जाएगा λ2 बटे में λ1। ठीक है, λ2 का मान क्या दिया हुआ है, λ1 बटे λ2 का 3/5 दिया है, तो λ2 बटे λ1 हो जाएगा 5/3, उल्टा हो जाएगा। तो यही अनुपात आपका आ जाएगा n1 संबंधी n2 का, कितना आ गया, 5:3। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, 5:3। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, n1 संबंधी n2 बराबर 5:3। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न संख्या 12वां दे रहा है, एक रेडियो प्रसारण केंद्र है जहां से 40 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रसारित होती हैं। ठीक है, 40 मेगाहर्ट्ज दिया है तो क्या हो गया, आवृत्ति हो गया, हर्ट्ज में है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड हो तो इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी। तरंग दैर्ध्य क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य बराबर सूत्र क्या होता है, अभी आपने देखा, लैम्डा बराबर v/n होता है। ठीक है, और v कितना दिया हुआ है,
3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में है। और आवृत्ति कितना दिया है 40, और वो भी किस में, मेगा हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 की घाते 6 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, b बराबर 3 गुणे 10 की घाते 8 और n बराबर 40 मेगा हर्ट्ज था, तो 40 गुणे 10 की घाते 6। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल करेंगे। तो 1 10 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, या चलिए इसको पहले 10 की घात को सरल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3/40 और गुणे में 10 की घाते 8 माइनस 6, 8 और 6 घात नीचे से ऊपर गया तो -6 बराबर 300 बटे में 40 हो जाएगा। यानी 10 की घाते 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी 100 का 3 में गुणा 300। तो 0 से 0 भाग दे दीजिए, 4 से 30 को भाग दे दीजिए, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से 3 को भाग दे देंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 7.5। 7 चौके 28, 4 से 30 को भाग देंगे, 7 चौके 28, लगा दशमलव उतरा 0 और 5 आ जाएगा, तो 7.5 इसका आंसर आ गया लैम्डा मीटर में। ठीक है, आंसर क्या है, 7.5 मीटर। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन ए 7.5 मीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, 7.5 मीटर राइट आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 13 आपका दे रहा है, यदि किसी तरंग का आयाम क्या है, यदि किसी तरंग का आयाम 2 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 2 गुना, और किसको कर रहा है, आयाम को, तो उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस हो जाएगी। तीव्रता कितनी हो जाएगी, लाउडनेस कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, आई जो होता है तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे तीव्रता आयाम बढ़ेगा उसी अनुपात में तीव्रता वर्ग के अनुसार अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, आई बराबर के ए स्क्वायर, आई बराबर क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, और आपसे कह क्या रहा है, आयाम को दुगना कर दिया जा रहा है। यानी पहले आयाम आपका ए था तो बाद में अब क्या हो गया 2a। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, I1 बराबर के A1 स्क्वायर। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, के नियतांक नहीं बदलेगा, A2 स्क्वायर, और के स्थान पर के लिखेंगे और A2 का मान क्या कह रहा है, दुगना कर दे रहा है, तो 2a हो जाएगा। 2a का स्क्वायर बराबर के इंटू 4a स्क्वायर। तो प्रारंभिक कितना हो गया है, के A1 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो गया, 4 गुणे में के A1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो I2 बराबर कितने गुना हो गया, I1 से 4 गुना, 4 गुणे में I1, 4 गुणे में I1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कितने गुना आपको आंसर मिला, तो ऑप्शन मिला है तीव्रता 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, आपको ये सूत्र लगाना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 14 दे रहा है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। यदि एक्स किरणों की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड हो तो इनकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति कितनी होगी बताना है। ठीक है, तो आवृत्ति n बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, n बराबर v अपॉन लैम्डा। ठीक है, n बराबर v बटे लैम्डा। v दिया हुआ है कितना, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घाते -10। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की घाते -10 मीटर। तो 10 की घात ऊपर जाएगा तो 3 की जगह तो 3 रहेगा, 1 से कोई मतलब नहीं है नीचे वाले के, 10 की घाते 8 और प्लस 10 हो जाएगा कितना, 3 गुणे 10 की घाते 18, 3 गुणे 10 की घाते 18 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो 3 गुणे 10 की घाते 18 हर्ट्ज इसका
आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर सही है? 3 × 10 क्या थे? 18। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। आवृत्ति कितनी आई? 3 × 10 की घाती 18 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 15 आपका दे रहा है 1 सेकेंड लोलक। ठीक है, 1 सेकेंड लोलक है, ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 हो जाए। कितना हो जाए? जी का मान बदलकर 1/9 हो जाए, यानी पहले का 9वां भाग रह जाए। तो वहां दोलन काल का आवर्त काल क्या होगा? दोलन का आवर्त काल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो द्वितीय स्थिति में आवर्त काल आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आवर्तकाल टी का सूत्र क्या होता है? तो टी बराबर सूत्र होता है 2π के अंदर L/G। ठीक है, 2π नियत है और यल यहाँ पर रस्सी आपकी वही है जिस लोलक, सेकेंड लोलक जिससे भी लटका हुआ है, क्या है? उसकी लंबाई वही है। तो लंबाई नहीं बदला, 2π नहीं बदला, बदला क्या है? G। ठीक है, तो टी किसके, टी बराबर क्या मिल जाएगा? टी बराबर मिल जाएगा टी अनुक्रमानुपाते 1/√, के अंदर G। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा? T1 बराबर तब क्या हो जाएगा? T1/T2 अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा? T1/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा √ के अंदर G2/G1, G2/G1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो T1 बराबर क्या होगा? यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? सेकेंड लोलक है। कैसा लोलक है? सेकेंड लोलक। और सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? T1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड। तो जैसे ही सेकेंड लोलक कहा तो उसका आवर्तकाल यहीं पे छिपा हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान रखना शुरू करते हैं। T1 बराबर 2 हो जाएगा, T2 का मान निकालना है। ठीक है, G2 और G1 में संबंध आपसे पहले ही दिया है कि पहले की अपेक्षा अगर पहले G था, पहले अगर G1 का मान G था या X था तो बाद में क्या हो गया? 1/9G। 1 क्या हो जाएगा? 9G। ठीक है, तो G से G कट गया, 1/9 आपका अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/T2 इज इक्वल टू √1/9। तो √ का 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये बाहर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? तिरक गुणा कर देते हैं, तो T2 बराबर हो जाएगा, T2 आपका 1 के स्थान पर जाएगा और 3 आपका 2 के पास, तो 2 × 3 बराबर 6। T2 बराबर आपका आ गया 6। आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो ऑप्शन इसका सही है 6 सेकेंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड इसका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न इसी तरीके से देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 16 आपको दे रहा है एक कंपित वस्तु 1 सेकेंड में 240 कंपन करती है। ठीक है, तो वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकेंड है और कंपित वस्तु द्वारा 15 कंपन में वायु में ध्वनि कितनी दूर जाएगा, यानी 15 कंपन तय करने में, चलने में, लगाने में ध्वनि कितनी दूर जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक कंपन में लिया गया समय क्या होता है? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल T बराबर क्या हो जाएगा? ये आपको आवृत्ति दिया है। ठीक है, तो आवृत्ति दिया हुआ है, तो आवर्तकाल T बराबर 1/n बराबर 1/200 4040। ठीक है, तो ये आपका आवर्तकाल मिल गया। तो 15 कंपन का समय क्या होगा? 15 कंपन का समय क्या होगा? ठीक है, तो 15 कंपन के लिए क्या हो जाएगा? T15 बराबर क्या हो जाएगा? तो 15 × T हो जाएगा। ठीक है, 15 × T हो जाएगा, यानी 15 में 1/240। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं, तो 15 × 1/240 को हल करेंगे, 240 15 से कट जाएगा 16 बार में। ठीक है, तो क्या आ गया? 15 कंपन करने में लगा समय
1/16 सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या था, तय की गई दूरी, लैम्डा पूछा था। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है वी, लैम्डा वी बराबर लैम्डा बराबर वी इंटू टी, समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। वी का मान कितना दिया हुआ है, वी का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 320 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, 320 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर। और समय 15 कंपन का कितना दिया हुआ है, 1/16। तो 16 से 320 को सरल करेंगे, कट जाएगा, कितनी बार 16 दूना 32, 2 जीरो, तो आंसर कितना आएगा 20। ठीक है, 20 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। तो 15 कंपन तय करने में कितनी दूरी चलेगी, 20 मीटर चलेगी। तो 20 मीटर कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, 20 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा दिया है, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है प्रश्न संख्या 17, वायु में दो तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात 4 संबंधित 3 है, तो इनकी तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आवृत्ति n1 n2 का अनुपात दिया है, तरंग दैर्ध्यों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है तरंग दैर्ध्य का। ठीक है, λ1/λ2 आपसे पूछ रहा है, तो λ1/λ2 का फार्मूला हो जाएगा n2/n1। क्या हो जाएगा, n2/n1। और n2/n1 का मान, n1/n2 4 3 दिया, तो n2/n1 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 3 संबंधित 4। तो कौन सा आंसर 3 संबंधित 4 है, ऑप्शन बी इसका 3 संबंधित 4 है, जो कि राइट आंसर है। तरंग दैर्ध्य की तरंग दैर्ध्यों का अनुपात 3 संबंधित 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या दे रहा है, निम्न में से, क्या कह रहा है, निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है, किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम है ये बताना है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य अधिकतम के लिए आपको पहले से ही लिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सी तरंग दैर्ध्य अधिकतम है, औरत किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी, रेडियो तरंग। कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन सी, रेडियो तरंग दैर्ध्य। ठीक है, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। ठीक है, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 19, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, डेसिबल में या मीटर में, किस पद्धति में मापते हैं, किस मात्रक में मापते हैं बताना है। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। ठीक है, तो किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, डेसिबल, डीबी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 क्या दे रहा है, कह रहा है एक कंपित कण का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है। आवर्तकाल कैपिटल टी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति यन क्या होगी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यन पूछ रहा है क्या होगी। तो यन बराबर क्या होता है, 1/t होता है। यन बराबर क्या होता है, यन इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, तो 1/T लिखेंगे। 1 के स्थान पर 1, टी के स्थान पर 0.01 हो गया। ठीक है, 0.1। तो अब ये आपको इसको हल कर दें, दशमलव हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 100 बटे दशमलव हटेगा 100 आ जाएगा, 100/1 यानी कि 100 आ गया। ठीक है, 100 कंपन पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर सही है, 100 कंपन पर सेकेंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया, 100 कंपन प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ गया, 100 कंपन प्रति सेकेंड।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।